गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी के कुछ सवालों के बारे में। आओ बिना देरी करे चर्चा करते हैं। पहला सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इस रिपोर्ट का प्रकाशन विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में 89वां है। तो इसमें केवल कथन एक सही है, ए सही है, इसमें केवल ए लगा लेना। क्योंकि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो प्रतिवर्ष जो विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो पेरिस में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। ये एक गैर सरकारी संगठन है और विश्व भर में स्वतंत्रता, ये सूचना की जो स्वतंत्रता है को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण हेतु से समर्पित किया जाता है। इसमें 2024 के संस्करण में इसमें 180 देशों में भारत का स्थान 159 है, क्योंकि यहाँ पे 89 दे रखा है, भारत का स्थान 159 है। इसके शीर्ष देशों में नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है। WPFI 5 संकेतकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। कौन कौन से हैं 5 संकेतक? प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली राजनीति, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा स्थितियाँ। नेक्स्ट सवाल, दूसरे सवाल पे हम चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि रोम संधि जो ICC को क्षेत्राधिकार प्रदान करती है, वर्ष 1998 में अपनाई गई तथा वर्ष 2002 में लागू की गई थी। भारत ICC की रोम संधि का एक पक्षकार है। मलेशिया रोम संधि में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य है। इसका आंसर होगा आंसर बी, केवल एक सही है। रोम संधि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की संस्थापक संधि है, जिसे वर्ष 1998 में अपनाया गया था और वर्ष 2002 में लागू किया गया था। ये ICC को चार मुख्य जो अब ये ICC को मुख्य रूप से जो चार अपराधों के संदर्भ में क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। एक तो नरसंहार, दूसरा मानवता के विरुद्ध अपराध, तीसरा युद्ध अपराध और चौथा आक्रामकता अपराध। ठीक है, तो इसमें कथन एक तो सही है। भारत रोम जो संधि का पक्षकार नहीं है। अमेरिका, चीन, इसराइल और रूस जैसे देशों के साथ भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर या पुष्टि अभी तक नहीं की है। यूक्रेन की संसद ने रोम संधि को मंजूरी देने के लिए मतदान किया, जिससे देश को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने की अनुमति मिल गई। ठीक है, तो इसी के साथ में इसमें केवल ऑप्शन ए आएगा। और हम नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। तीसरा सवाल कि निम्न में से कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है? इसका जवाब होगा सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है। इस बैंक में SBI को IIBX प्लेटफॉर्म पर बुलियन लेन देन का व्यापार और निपटान करने में मदद मिलेगी, जिससे वैश्विक बुलियन बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। वर्ष 2022 में गांधीनगर, गुजरात के गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किया गया था। इसका विनिमय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इस एक्सचेंज को भारत के शीर्ष बाजार अवसंरचना संस्थानों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया शामिल है। अगला सवाल कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे इसरो और नासा के बीच एक सहयोगात्मक चंद्र मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर जल और अन्य संसाधनों की खोज करना है। इसमें कथन बी सही है, क्योंकि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है वो भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन है इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच का एक संयुक्त पहल है। ये नासा का नहीं है, ये भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच की एक संयुक्त पहल है। ल्यूपेक्स का जो प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अन्वेषण करना है, और विशेष रूप से जल व अन्य मूल्यवान संसाधनों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं कि हाल ही में समाचारों में देखा गया नगलेरिया फाउलेरी क्या है? बैक्टीरिया, इसका आंसर होगा बी, एक अमीबा जो घातक मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन सकता है। नेगलेरिया फाउलेरिया एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जो झीलों, नदियों, गर्म झरनों, मीठे गर्म जल में जो वातावरण में पनपता है। इसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, क्योंकि ये नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तो ये प्राथमिक अमीबिक मेनिगोएंसेफ्लाइटिस नामक एक दुर्लभ
लेकिन घातक मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन सकता है। अब 5 सवाल करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा के अध्यक्ष ने स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्यभार संभाला। इसका आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो वर्ष 1946 में इस पद के लिए चुने गए थे। उन्होंने विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने और बहसों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति की जिम्मेदारी थी। संविधान को अपनाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तत्पश्चात सी राजगोपालाचारी ने यह अध्यक्ष का पद संभाला था, न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब बात करते हैं 7वें सवाल पे कि पहला कथन है, दूसरा कारण है। हमें उसकी आगे इसकी व्याख्या देखने की क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संघीय ढांचे का आधार है। सेकंड कारण क्या है, ये प्रांतीय स्वायत्तता लाने वाले पहला कानून था। तो इसका क्या है, ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अक्सर भारत के संघीय ढांचे का आधार माना जाता है। इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिसका अर्थ है कि प्रांत कुछ विषयों पर कानून बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें सरकार की संघीय प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है, जिसके बाद में भारत के संविधान में शामिल किया गया। ये कथन सही है और कारण सटीक रूप से बताता है कि इस अधिनियम को संघवाद का आधार क्यों माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। 8वां सवाल, संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर चर्चा करनी है कि अपनी स्थापना के समय से ही वह पूर्ण संप्रभु सभा थी। इसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। वर्ष 1952 के चुनाव तक ये एक अंतरिम विधायिका के रूप में कार्य करता था। तो इसका कथन बी 2 और 3 सही है। संविधान सभा आंशिक रूप से संप्रभुत्व हुई, लेकिन उसे अपना अधिकार वर्ष 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से प्राप्त हुआ था। संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किए गए थे, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ये एक संपूर्ण निकाय नहीं था, क्योंकि इसे ब्रिटिश आदेश के प्रारूपों पर बनाया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि ये एक प्रतिनिधि निकाय है। हालांकि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता मिलने के पश्चात यह पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई, जिसने स्वतंत्र भारत में संविधान का प्रारूप तैयार किया। वर्ष 1952 के आम चुनाव तक विधानसभा ने एक अंतिम विधायिका के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संवैधानिक विकास के संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इनका कालक्रम देखना है। तो सबसे पहले कौन सा आया था, इसका कालक्रम है ए सही रहेगा। सबसे पहले रेगुलेटरी एक्ट 1773 आया, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आया, उसके बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संवैधानिक विकास का कालानुक्रमिक क्रम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत करने के लिए आया था। संसदीय नियंत्रण की शुरुआत करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में विधान परिषदों के विस्तार सहित कुछ मामूली सुधार प्रस्तुत किए गए थे। मोर्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था, जिसे मोर्ले मिंटो और लॉर्ड मिंटो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसकी विशेषता, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो विधान परिषद है उनका विस्तार किया जाए। भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जाए। कुल सदस्यों का 65 से 75% भारतीय हो। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत सबसे पहले मार्लिमेंटो कानून के अंतर्गत की गई थी। वर्ष 1919 में जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में दोहरी सरकार की शुरुआत की। भारत शासन अधिनियम 1935 में ने प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय शासन की नींव रखी थी। 10वां सवाल था उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, कि इसने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। इसने संविधान के प्रस्तावना के लिए रूपरेखा तैयार की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी सही है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की थी। इसमें भारतीय जनता की संप्रभुता, एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया गया। यद्यपि इसने प्रस्तावना उद्देशिका के आधार
के रूप में काम किया, लेकिन इसने नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए थे। इन अधिकारों